हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लास। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स। यहाँ पर हम मेटल्स के बारे में कर रहे थे, नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर। तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है चैप्टर में उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे थे कि मेटल्स जो है उनमें मेटालिक लस्टर होता है, मेटल्स हार्ड होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस ये है कि सारे ही मेटल हार्ड नहीं होते हैं। जैसे सोडियम, लिथियम जैसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आप ये सोच लीजिए कि मेटल्स तो इतने हार्ड होते हैं कि उन्हें तोड़ना काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ मेटल तो ऐसे हैं जो इतने ही ज्यादा सॉफ्ट हैं कि आसानी से चाकू से कट जा रहे हैं। फिर मेटल्स की प्रॉपर्टी देखिए कि मेटल्स मैलिएबल हैं और डक्टाइल हैं। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को हैमरिंग करके या हथौड़े से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई मैलिएबल की। जब हम बात करें गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा मैलिएबल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं गोल्ड के, सिल्वर के काफी सारे ऑर्नामेंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की डक्टाइलिटी। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी डक्टाइल भी होती है। डक्टाइलिटी का मतलब है कि उन्हें थिन वायर्स जो है उनसे बनाई जा सकती है। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड काफी ज्यादा डक्टाइल है, मोस्ट डक्टाइल मेटल भी बोल सकते हैं हम गोल्ड को। तो इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। अब आप सोच लीजिए 1 ग्राम गोल्ड कितना होता है, और उससे लगभग 2 किलोमीटर लेंथ की हम वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेटल जो है काफी ज्यादा डक्टाइल होते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि सारे ही मेटल इतने डक्टाइल होते हैं, लेकिन हाँ डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी मेटल शो करते हैं। यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वायर्स होती हैं, वायर में बना सकते हैं मेटल से ही। ठीक है, तो जो वायर्स होती हैं, जो भी हम अपने जो भी चीजें यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उनमें वायरिंग होती है, वायर्स होते हैं। तो वायर जो है ज्यादातर मेटल की ही बनी हुई होती है, जैसे ज्यादातर कॉपर की वायर होती है। नेक्स्ट, अच्छा, डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को अलग अलग शेप्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बेल शेप दे सकते हैं। ये किस वजह से? डक्टाइल और मैलिएबल है, इसीलिए तो कर सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम हैमरिंग करेंगे किसी नॉन मेटल तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अलग अलग पीस में टूट जाएगा, ब्रिटल वो होते हैं। ठीक, चलिए फिर हमने बात की कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिर साथ में इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पर स्पून का हमने एग्जांपल लिया था। सर को हमने फुल पानी से हॉट वाटर से फिल किया था, उसमें हमने 2 स्पून डाल दिए थे। अब बहुत ज्यादा हॉट वाटर हमने लिया और दोनों बीकर में सेम टाइम पर सेम टेम्परेचर पर वाटर फिल किया। दोनों में हमने एक साथ ही, एक में हमने मेटल स्पून डाल दिया, एक में हमने एक वुडन स्पून डाल दिया। हमने क्या देखा, जो मेटल स्पून था वो पूरा का पूरा गर्म था, जबकि जो वुडन स्पून था वो केवल उतना ही गर्म था जितना पार्ट उसका पानी में डिप किया गया था। उसके अलावा वो नॉर्मल था, ऊपर ऊपर जो उसका हैंडल था वो नॉर्मल था। लेकिन जो मेटल स्पून था वो पूरा ही गर्म था। ये क्या शो करता है कि मेटल जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अक्सर आपने देखा होगा जैसे कोई पका रहा, तो आप देखते हो कि आप अगर खाना बनाने के लिए स्पैचुला को यूज कर रहे हो, तो स्पैचुला को अगर वहां पर आप डाल रहे हो तो पूरा स्पैचुला गर्म हो जाता है। तो मेटल जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं, अगर वो अप्लायंस जो भी आप यूज कर रहे हैं वो मेटल। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो कुकिंग अप्लायंसेस या हम कहीं यूटेंसिल्स हमारे पास होते हैं, जो भी कंटेनर जिनमें हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा उसके जो हैंडल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं किसी इंसुलेटर के या वुड के। ठीक है, इसीलिए ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो, क्योंकि अगर मेटल के होंगे तो वो हीट कंडक्ट करे। फिर हमने बात की सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब है कि वो मेटल जो है वो सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बेल देखिए, हम इस प्रोड्यूस,
अब आप कहेंगे कि नॉन मेटल भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, लेकिन नॉन मेटल मेटल के कंपैरिजन में बहुत डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने देखा होगा स्कूल की जो बेल्स होती हैं, आपके स्कूल की जो बेल्स हैं, वो भी मेटल की बनी हुई होती है, नॉन मेटल की नहीं बनी हुई होती, क्योंकि नॉन मेटल बहुत डल साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का बहुत ही डल साउंड आता है, जिससे कि अगर हम नॉन मेटल की बेल अगर स्कूल के बाहर से टांग लेते हैं और उसको अगर हम रिंग करेंगे, है ना, उस बेल को बजाएंगे, तो जो है हमारे पहली क्लास तक या फर्स्ट फ्लोर तक भी आवाज नहीं आएगी। ऐसे मेटल्स की बेल्स बनाई जाती है जिसकी आवाज जो है पूरे पूरे स्कूल में आती है। जब भी हमारा पीरियड चेंज होता है, लंच टाइम होता है, ठीक है, छुट्टी होती है, उस टाइम पर। क्लियर है? तो दूसरी चीज ये है कि जो मेटल की वायर बनती है किस वजह से बनती है? डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह। इनके बाहर से आपने देखा होगा, आपके जो भी स्कूल में देखा होगा, आपने घर में देखा होगा, जो भी तार होती है, वायर है, तो उसके बाहर से जो है ब्लैक या वाइट इस तरीके के कलर की जो है लेयर आती है। वो लेयर क्या होती है? वो इंसुलेटर की लेयर होती है। इंसुलेटर वो होता है ताकि उसके अंदर जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और उससे हमें शॉक ना लगे, कोई भी झटका हमें ना लगे, शॉक ना लगे। तो इसीलिए वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का वो इंसुलेटर जो है उसके बाहर से जो वायर है उसके बाहर से लगाया जाता है। फिर हम नॉन मेटल की बात कर रहे थे, तो नॉन मेटल में मेटल वाली जो प्रॉपर्टी, बस कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। जैसे लस्टर की बात करें तो मेटल्स लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं। वैसे नॉन मेटल शाइनी तो नहीं होते, लेकिन केवल आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकदार, शाइनी, लस्टरस होता है। नेक्स्ट, मेटल्स ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके अलावा मेटल, नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल है, ना डक्टाइल है, ना ही सोनरस होते। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट यहाँ पर भी थे। सीजियम गैलियम जैसे मेटल थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर भी क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इस गैलियम सीजियम का। उसको हथेली पर भी रखते हैं हम, हथेली पर रखते ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जबकि मेटल्स जो हैं वो, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू देयर मेटालिक बॉन्डिंग। लेकिन ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स भी जनरली सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो गैसियस स्टेट में भी होते हैं, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में भी। वैसे ही अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स भी जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, लेकिन मर्क्यूरी है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। सीजियम गैलियम जो है थोड़ा सा भी टेम्परेचर, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने पर क्या हो जाते हैं? ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। चलो, तो इतनी बात थी, बाकी हमने बात कर ही ली थी। कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस, अभी तक का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है डायमंड। लेकिन डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है, तो ये यहाँ पर एक्सेप्शनल। आयोडीन काफी लस्टरस है नॉन मेटल होने के बावजूद, इसलिए एक्सेप्शनल है। सीजियम गैलियम एक्सेप्शनल केस में इसीलिए है क्योंकि मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसी वजह से। और मर्क्यूरी तो इसलिए क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर होता ही क्या है? लिक्विड स्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने मेटल की जैसे कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज, जैसे ज्यादातर जो मेटल्स है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके थे। फिर हमने बात की कि क्या होता है जब मेटल्स एयर में जलते हैं। तो कोई भी मेटल जब बर्न होगा विद ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये अलग अलग फ्लेम से जलते हैं। जैसे सोडियम जो है हमें दिख रहा है येलो फ्लेम से, मैग्नीशियम ब्राइटर व्हाइट लाइट के साथ जलता है, कॉपर जो है वो एक ब्लू ग्रीन फ्लेम से जलता है, और एल्यूमिनियम व्हाइट फ्लेम से जलता है। जलने के बाद जो मेटल का सरफेस है वो सिल्वर व्हाइट होने लगता है या हो जाता है जलने के बाद, बर्निंग के बाद। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए, तो मेटल ऑक्साइड कैसे होती है? बेसिक नेचर की होती है, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी है, जैसे जिंक ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये दोनों नेचर शो करती है, यानी कि एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। तो जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
ठीक है, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर, जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं, उनका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड और उसका एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि मेटल ऑक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल बट सम आर सॉल्युबल फॉर्म एल्केलाई। तो ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है लेकिन कुछ जो है वो सॉल्युबल होती हैं और एल्केलाई बनाती है। देख सकते हैं Na2H2O के साथ क्या बना रहा है, NaOH। K2O है, ये भी क्या बना रहा है, वाटर के साथ KOH। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी, आगे भी देखने को। तो जैसे पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो ये वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं। तो ये इनसॉल्युबल क्यों है, ज्यादातर तो इनसॉल्युबल होती हैं लेकिन कुछ सॉल्युबल हैं, एल्केलाई बनाती हैं। बात की सोडियम है, ये वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करती है। तो हमने साइंस का एक्सपेरिमेंट भी देखा है, अपने क्लास 10th भी देखा है कि जब सोडियम मेटल को थोड़ा सा भी ऐसा वाटर में डाला जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं। इस वजह से एक्सप्लोड करते हैं क्योंकि जब हम सोडियम को डालेंगे वाटर में, ये क्या करते हैं बच्चों, के साथ में ये क्या करते हैं, विगोरसली रिएक्ट करते हैं, जिससे H2 गैस निकलती है। और ये H2 गैस क्या होती है, इतनी हीट इससे निकलती है, इतने ज्यादा एक्सोथर्मिक ये होते हैं कि वो गैस जो है वो बर्न होने लगती है। कि इस वजह से हमें वहां पे क्या देखने को मिलती है, फ्लेम भी देखनी, यानी कि जलते हुए देखने को हमें वो मिलता है। ठीक है? अब ये बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और एयर के साथ भी ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं। जब ये एयर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इस वजह से इन्हें जो है कैरोसिन ऑयल में इस तरीके से रखा जाता है, ओपन एयर में नहीं रखा जाता, एयर के साथ ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं। अगर इन्हें खुले में रखा जाए तो ये क्या कर सकते, आग भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो पानी में ये आग तो नहीं पकड़ते हैं, लेकिन हमें एक्सप्लोजन थोड़ा सा देखने को मिलता है। चलिए, ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, lead, etc. are covered with a thin protective layer of oxide. It prevents metal from further oxidation. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इन मेटल्स के साथ ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है जो इसे फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। इसलिए जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे होते हैं एयर के साथ तो पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है, क्योंकि पर जो ऑक्साइड की लेयर आ जाती है वो हट जाए, ठीक है, और अच्छे से जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो हो सके। क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। फिर हमने आयरन फिलिंग की बात की, स्प्रिंकल करके जो है हम फ्लेम में जाते, आयरन को जलाना तो बहुत है, ऐसे आयरन को नॉर्मल फ्लेम पे नहीं जला सकते, आयरन फिलिंग बर्न हो जाती है। नेक्स्ट एनोडाइजिंग टेक्निक के बारे में बात के बाद हमने बात की थी कि ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं मेटल्स और बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। तो सिम देखे तो हमने पोटेशियम और सोडियम, ये क्या करते हैं, वॉयलेंटली एक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, सो दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैसेस, इतनी ज्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख पा रहे हैं, ये आग भी पकड़ लेती है। अब H2 गैस निकल रही है, और H2 गैस निकलने के साथ साथ हीट भी बहुत ज्यादा है, तो उस हीट से ही H2 गैस क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। और हमने प्रीवियस क्लासेस में हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद, ये रिएक्शन आपको जरूर नोट कर लेनी कि पोटेशियम और सोडियम जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में H2 गैस और हीट एनर्जी। रिएक्शन कैसे है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस क्या है, हमने कहा ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जो रिएक्शन में के बाद, यानी कि एज अ प्रोडक्ट क्या करती है, हीट इवॉल्व करती है, वो क्या हो जाती है हमारी एक्सोथर्मिक। और जिन रिएक्शन को रिएक्शन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, जिनको हम हीट दे रहे हैं रिएक्शन के दौरान, वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर हमने बात की थी कि जो कैल्शियम है वो इतना ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, रिएक्ट करता है लेकिन थोड़ा कम वॉयलेंटली।
ठीक है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब यहाँ पर भी हीट इवॉल्व होती है, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ सके। सोडियम की बात कर रहे थे, पोटेशियम की बात कर रहे थे, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करती, इसीलिए हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम फ्लोट्स बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल्स स्टिक टू द मेटल सरफेस। तो ये जो कैल्शियम है ये फ्लोट करता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं। मैग्नीशियम भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये भी फ्लोट करता है क्योंकि H2 गैस के बबल जो है इसके सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं, इसीलिए ये भी क्या करता है, फ्लोट करता है। चलिए, इसी वजह से कैल्शियम भी फ्लोट करता है क्योंकि यहाँ पर भी गैस के बबल जो है सरफेस पर, मेटल के सरफेस यानी कैल्शियम के सरफेस पर आ जाएंगे, जिससे कि वो फ्लोट करने लगेगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शंस हैं, ये आपको एक बार देख लेनी है और ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विद हॉट वाटर, नॉट विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जैसे मेटल हैं, ये रिएक्ट करते स्टीम के साथ, ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी बच्चों कि मेटल जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, ये बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है? तो सारे ही मेटल एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने यहाँ पे कुछ सैंपल लिए थे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन के, इनकी रिएक्शन करवाई थी एसिड के साथ, तो हमने देखा क्या यहाँ पर बन रहा है, तो कुछ ऐसे रिएक्शन यहाँ पर हो रही थी। फिर हमने देखा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर बेटर एविडेंस फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटर एविडेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये आयरन और कॉपर सल्फेट की। आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन जो है कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है, उसकी जगह पर आ जाता है, कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। ये आयरन इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि ये क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसे देखेंगे। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, वहां पर भी डिस्कस की थी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनके बारे में वहां पर हमने बात की थी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या है, बेटर एविडेंस है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की। ये वाला जो इसका एग्जांपल है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड हम कह सकते हैं, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चैप्टर 1 में भी देखा था। तो आपको ध्यान रखना है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को उसके सॉल्यूशन से ये क्या कर लेता है। ठीक, हमें क्या देखने को मिलता है, फिर हमें यहाँ पे FeSO4 और साथ में अलग से कॉपर डिपॉजिट। चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।